आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। रामनगर गांव में मोहन और रमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। मोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन महेश आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह मोहन, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ दादा, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? दादा, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है दादा, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद रमेश भी वहाँ से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे रमेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? दादा, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। रमेश बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ दादा, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई है, तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई है। क्यों रमेश बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो मोहन है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं, उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहे, मेरे दोस्त मोहन के खेत में इस बार 150 बोरियों की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है दादा, चलो मैं चलता हूँ। फिर शाम को रमेश अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर रमेश फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त मोहन की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है तभी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे तो भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वह सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूँ? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और मोहन के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर मोहन की जमीन 5 एकड़ है तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो। वो मोहन से कहो कि अब अपने दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही मोहन के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे जहाँ तक पता है मोहन मेरी इस बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रमेश अपने दोस्त मोहन के यहाँ जाता है। मोहन, कैसे हो तुम रमेश भाई? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? मोहन, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर, पूरी 5 एकड़। हाँ, रमेश भाई खरीद लो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल। मोहन, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें, इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ रमेश भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो हम नारी किंडाई मुखिया हरिलाल के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन मुखिया हरिलाल की है। फिर दोनों मुखिया हरिलाल के पास चले जाते हैं। मुखिया जी, मोहन के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है, तो खरीद लो। हमने कब मना किया है? लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल मुखिया जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और मोहन के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपया चाहिए। लेकिन मुखिया जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है,
तो फिर आप मुझसे 5,000 और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई रमेश, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है मुखिया जी, चलो 5,000 और ले लेना, लेकिन आपकी वह जमीन मुझे दे दो। फिर रमेश मुखिया हरिलाल से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सुनो भाई, रमेश, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। टहल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई मोहन, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 12 दिन के लिए उनके वहाँ जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ रमेश भाई, यह बात तो सही है, वह तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहाँ चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद रमेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता और इस बात से मोहन बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, रमेश अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत होए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से मोहन अपनी पत्नी के साथ मिलकर दोनों हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद मोहन रमेश की यहाँ जाता है। सुनो भाई रमेश, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ हम दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दे। अगर पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन मोहन भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ रमेश भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है रमेश, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा काम काज देख लूंगा। फिर रमेश अपने मन में सोचता है, अरे वाह, यह तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया, मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेतीबाड़ी करेंगे। यह तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो रमेश भाई? तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चिंत होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। फिर रमेश अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। वो दूसरी ओर मोहन बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त रमेश घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वह कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। यह तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। रमेश भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ शाली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ मोहन भाई, चलो आज अपन फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है रमेश भाई, अब हम लोगों ने सारी फसल की बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है, तो मैं साली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी
में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊंगा तो हम लोग इस अनाज को मंडी में भेजेंगे। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर रमेश सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आया। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वह क्या है ना मोहन, वह अपनी साली की शादी में गया है और वह कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो, यह तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ, क्या तरकीब है और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला और इतने में हम लोग इन सारी बोरियों को अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दें तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपन मोहन को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना दिया। वाह भगवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतार कर घर के बाहर ही रख दीजिए ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरी आपने घर के बाहर रखी है। फिर रात होने पर हम दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी में मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन रमेश की यहाँ आता है। अरे रमेश भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज हम लोग उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ मोहन भाई, चलो। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैं अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे रमेश भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता। मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर हम लोग मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे अपनी सारी बोरियां? तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियां भला कौन लेकर जाएगा? रमेश भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। अरे मोहन भाई, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां जिसे हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है। चोर हम दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। हम दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें? फिर मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा। घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। फिर मोहन सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे यह तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। यह तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगाता, वो ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर मोहन अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। यह सब भगवान की ही कृपा है।
क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। और उधर दूसरी दूसरी ओर सुनो जी, आज रात को अपन इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर महेश और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी है। अरे ये क्या हो गया? आपने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को अपने हिस्से में मिलने वाला था, अब तो वह भी नहीं मिलेगा, चला गया। अब अपने हाथ से सब कुछ चला गया, अब क्या करेंगे? हम दोनों का अब सब बर्बाद हो गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुराई ही होता है। और मोहन बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँचे।